अभी तक उस लेवल पर तो नहीं पहुँचे कि हम ये मुतालिबा करें कि ये सुबह जो है विदाउट सिक्योरिटी फोर्सेस चलाया जाए। हमारा मुतालिबा ये है कि इसको पुलिस के हवाले किया जाए और बी एरिया में लिव्स को रिस्टोर किया जाए। एफसी की आपने बात की, अगर एफसी लोगों को अमन देती, अगर एफसी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल रखने की ज़ामिन होती तो ये मुतालिबा आपको सुनने को नहीं मिलता। एफसी यहाँ पर अमन कायम करने के लिए नहीं पड़ी है। एफसी यहाँ पर कस्टम के काम चलाते हैं, एफसी यहाँ पर बते लेती है, एफसी यहाँ पर सियासत करती है, एफसी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाती है, एफसी यहाँ पर कारोबार करती है, एफसी यहाँ पर कबायली जरगे करती है, एफसी यहाँ पर जो जितनी भी मतलब ये जो उसके डोमेन से परे दूर, इतने दूर की बातें हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप नहीं सुन सकते हैं कि कोई इस तरह का सिक्योरिटी इदारा इस तरह की काम करता है। मगर यहाँ पर एफसी जो है ये तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक बाकी नहीं है कि जितनी भी खराबी है इसमें एफसी का किरदार बुनियादी है। एफसी अब बजट भी बनाती है, एफसी अब असम्बली भी तश्कील देती है। कल मैंने किसी से कहा कि ये जो असम्बली में बैठे ये सारे एफसी पास लोग हैं, तो ये पास जो है इसे ख़त्म किया जाए। एफसी ने कहीं पर भी किसी को भी अमन की कोई ज़मानत नहीं दी है। और आप कहते हैं कि आप एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं, नहीं ये सिर्फ एक ही तरफ है। अगर अमन चाहते एफसी को बलूचिस्तान से निकालते। थैंक यू। कौम को कुछ रियासत की तरफ से या किसी और बैरूनी ख़तरे का सामना हुआ है, हमने पहले भी यकजा होकर के आवाज़ उठाई है, आइंदा भी करेंगे। मगर इस धरने के तवस्सुत से ये हुआ कि पहले जो हम समझते थे शायद कि हालात में कुछ बेहतरी आ जाए, अब हमें ये पता चला है कि हालात में तभी तब्दीली आएगी जब हम अपने प्रेशर को इस हद तक बढ़ाएंगे कि रियासत का जो मिलिट्री ऑपरेटर्स है उसको पता चले कि ये लोग पश्तून कौम मज़ीद ग़ुलाम के तौर पर, एक माकूम कौम के तौर पर रहने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी माजी में हम देखेंगे जिस तरह ज़ियारत में पहले भी मागी डेल पे वाक़या पेश आया था जिसमें 4 जो है अफराद शहीद हो चुके थे, 20 के अलकार, तो वहाँ पे भी धरना हुआ, वहाँ पे भी यही जज्बाती तकारीर, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकजा करने की बातें, लेकिन इसके बावजूद फिर वो मामला तंग गया और इसके बाद फिर ये वाक़या हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या इन धरनों से भी ये मसलों का हल है? क्या देखिए धरना एहतजाज की एक शक्ल है। हमारी सारी जद्दोजहद जो है वो किसी एक मतलब एहतजाज के एक टेक्निक तक हम महदूद नहीं रहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है। अगर लोग समझते हैं कि दो वाक़यात के बीच हमने कोई ऐसा ब्रेक थ्रो नहीं किया है कि लोग आज़ाद भी हो जाए और एक पायदार अमन भी कायम हो जाए, ये तकरीबन 1 सदी से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि ये जद्दोजहद जारी है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस तरह के वाक़यात, इत्तिफाक के इस तरह मज़ाहिर जो है वो उस जद्दोजहद को और भी सप्लीमेंट करेंगे और भी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से लोगों में शऊर आ रहा है, जितनी बेदारी आ रही है, जितना एक दूसरे के साथ एक प्लेटफार्म से आवाज़ उठाने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो वो जो तवालत लोगों को नज़र आ रही थी कि तो बहुत लंबा अरसा गुज़रा कि हम इतने मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब हम इस माहौल को देखते हैं, लोगों के इस जज्बे को देखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं। मैं समझता हूँ कि ये लोग ये सलाहियत भी रखते हैं कि जल्द ही हालात में कैफियती तब्दीलियाँ लाएँ। बलूचिस्तान के अंदर जो कातिल मारंग की तहरीक थी, वो भी 2 लाशों से उनके भी जो शुहदा के से शुरू करके इस्लामाबाद तक पहुँचे, फिर वो एक तहरीक
शक्ल इख्तियार कर दी और उन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर दी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की ये धरना और ये धरना भी कहीं उस तरफ तो जा नहीं रहा या उस तरफ जा सकेगा? कि आप स्टेप फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? देखें, ये जो एहतजाज है इसमें बुनियादी स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हालात को देखती हैं, उसके मुताबिक ही लाए अमल जो है अपनाएंगे। ज़रूरी नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि एक वाक़ये से जिस तरह एक रिएक्शन उभरता है किसी दूसरे वाक़ये से भी उसी तरह का रिएक्शन उभर जाए। इस तरह के ज़ियारत का जो वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए पश्तून वतन में, मगर उन वाक़यात ने इस तरह के रद्द-ए-अमल को जन्म नहीं दिया जो सानिया ज़ियारत ने दिया। इसी तरह हमने भी माजी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। अब समझते हैं कि इस रियासत के साथ कौन सी ज़बान में बात करना मौसर होगा। अब हम ये समझते हैं कि इस रियासत को लगाम देने के लिए हमने कौन कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल करने होंगे, हमने कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करने होंगे, हमने अपने लोगों के साथ किस इतिमाद के फ़िज़ा को बहाल रखने के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ती है, किस तरह एक दूसरे को कंधा नीचा करना पड़ता है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। हम कुछ ऐसे लोग नहीं हैं। हालात ये 20 सालों में जिस तरह जिस नेज पर पहुँचे, जिस तरफ चले गए, इन 20 सालों में हमारे सियासी कारकुनों का भी बहुत ज़्यादा तजर्बा हुआ है। और बाकी आपने डॉक्टर मारंग की बात की, वो भी एक शानदार तहरीक है। एक बलोचों की सोसाइटी में एक स्पेस था, उसको फिल किया गया और इस रियासत के जो गंदे और इस रियासत के जो घिनौने करतूते उनको एक्सपोज़ किया। जो वार क्राइम्स थे, जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के मज़ालिम थे, उन सबको एक्सपोज़ किया। बलोच यूथ को एक प्लेटफार्म फराहम किया और इसके लिए कुर्बानियाँ भी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि सूबे की मखसूस सूरत हाल है, गवर्नमेंट कह रही है कि एक तरफ हालात सिक्योरिटी के हवाले से बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं है, बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अब देख रहे हैं कि धरने का जो है एक मुतालबा ये है कि सूबे में खास करके जो पश्चिमी इलाकों में वहाँ पे अमन अमान की फ़िज़ा को कायम किया जाए और वहाँ पे जो है लोग सफाया किया जाए पहाड़ों का। दूसरी जानब आप लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि FC को भी निकाल दिया जाए यहाँ से। तो क्या ये मुमकिन है सिक्योरिटी फोर्सेस के बगैर ये मामला किसी से क्या एक लेडीज़ के ज़रिए मामला होते हैं? यार हम अब